हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में एंगसुन को दिखाया जाता है जो कि अपने कुछ सुअरों को ऐसे भेज रही थी। वह आदमी जो कि यहाँ से सुअरों को ले जा रहा था वह एंगसुन से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कैसा है। बाद में हम कांगो को देखते हैं जो कि व्हीलचेयर पर है और साथ में यहाँ पर येजिन और शोजिन भी होती हैं जो कि मजाक मजाक में कांगो की व्हीलचेयर को धक्का दे देते हैं और कांगो आगे चलकर व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है। और बाद में एंगसुन ने येजिन और शोजिन के हाथों पर किए हुए हैं और इनसे कह रही थी कि ये व्हीलचेयर कांगो के प्यार है, तुम्हें इनके साथ खेलना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कांगो कहता है कि तो व्हीलचेयर है। बाद में हम देखते यहाँ पर गुम जाती है जो कि येजिन और शोजिन से कह रही थी कि तुमने कांगो के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें इसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था और तुम कांगो की दोस्त नहीं हो। ये ट्विंस यहाँ पर कहते हैं कि हम 7 साल के हैं और कांगो भी 7 साल का है, हम दोस्त ही हैं। बाद में कांगो इन बच्चों से कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि डॉक्टर कह रही थी कि मैं 7 साल का हूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो अपनी माँ से घर के अंदर बात कर रहा था, जहाँ एंगसुन कांगो से कह रही थी कि तुम 35 साल के हो लेकिन अब तुम बीमार हो जिसकी वजह से तुम 7 साल के हो गए हो। कांगो कहता है कि इसका मतलब मैं मूर्ख हूँ, लेकिन एंगसुन कहती कि ऐसा नहीं है। कांगो कहता है कि मैंने सुना था जब डॉक्टर आपसे बात कर रहे थे कि आप बता रही थी कि मैं मूर्ख हूँ। एंगसुन यहाँ पर अपने बेटे से कहती है कि तुम मूर्ख नहीं हो, तुम अपने बचपन को फिर से जी रहे हो और ऐसा बहुत से लोग चाहते हैं और बहुत से लोग क्या हर कोई चाहता है कि कोई पास्ट में अपने बचपन में चला जाए, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन तुमने यह कर दिखा दिया और भगवान ने तुम्हें यह एक मौका दिया है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। बाद में कांगो कहता है कि ठीक है। अगले सीन में मिजू को देखते हैं जो कि एक महिला से मिल रही थी और उसको कह रही थी कि क्या आप सनियंग की माँ है। और यह बात सुनकर यह महिला रोने लगती है और मिजू से कहती है कि क्या मेरी बेटी ने तुमको भी लूट लिया है। यह महिला अपनी बेटी सनियंग के बारे में बता रही थी कि मेरी बेटी जुआ खेलती रहती थी और उसका कर्ज चुकाने के लिए उसने पैसे लिए थे, उसने मेरे घर से भी पैसे चुराए। यह महिला कहती है कि मुझे मेरी बेटी का आखिरी मैसेज मिला था, वह बता रही थी कि मैं लॉस एंजलिस जा रही हूँ। और यह खबर सुनकर मिजू पर रोने लगती है। बाद में मिजू यहीं पर एक जगह पर बैठी हुई थी और यहाँ पर कुछ पानी के अंदर मछलियों को देख रही थी। इस सीन को देखकर वह फ्लैशबैक सीन को याद करती है। अब मैं यहाँ पर बहुत सालों पहले दिखाया जाता है जहाँ मिजू एक रेस्टोरेंट के अंदर आई हुई थी। वह यहाँ पर अपनी दोस्तों के साथ थी और एक नया सैलून खोलने के बारे में बात कर रही थी। साथ में जब यहाँ पर एक वेटर इनके लिए खाना लाता है तभी यहाँ पर मिजू देखती है कि ये तो कांगो है। इसके बाद मिजू खड़ी होती है और कांगो को थप्पड़ मारती है और फिर उससे गले मिलती है और कह रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाद में दोनों अकेले में बात कर रहे थे जहाँ मिजू कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए और नहीं तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की। कांगो कहता है कि तुम्हें मेरे पास कॉल करना चाहिए था, लेकिन मिजू कहती है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कांगो कहता है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ ताकि मैं अपने खर्चे खुद निकाल सकूँ और वैसे यहाँ पर मुझे फ्री में खाना मिलता है क्योंकि मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर काम करता हूँ। मिजू कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई के बारे में क्या, तुम तो अपनी पढ़ाई के बारे में एक सेकंड भी नहीं छोड़ते थे, हर वक्त पढ़ते रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ। कांगो कहता है कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे एक पार्ट टाइम के रूप में जॉब करना पड़ेगा। मिजू कहती है कि उस दिन मेरी वजह से तुम्हारी परीक्षा नहीं हुई, इसलिए मैं तुम पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो उसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो और सिर्फ पढ़ाई करो। बाद में कांगो इसकी बात के लिए सहमत हो जाता है। इसके बाद मिजू और कांगो एक रूम के अंदर रहने लगते हैं और वहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं। साथ में यहाँ पर कांगो खाना भी खाता है और ऐसा कई महीनों तक चलता है। साथ में यहाँ पर कांगो एक एक करके अपने टेस्ट के अंदर क्लियर भी हो जाता है। बाद में वही इसकी सूचना मिजू के पास आकर देता है जहाँ मिजू सैलून के अंदर काम कर रही थी और इस खबर को सुनकर कि तुमने टेस्ट को क्लियर कर लिया है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दोनों कमरे के अंदर एक दूसरे की बाहों के अंदर हैं, जहाँ कांगो मिजू से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही लंबा जीवन जीना चाहता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ फोटोज भी दिखाई जाती हैं जिनमें मिजू कांगो के साथ थी। बाद में मिजू को रियलिटी में फिर से दिखाया जाता है जहाँ मिजू के पास इसके रिटायलर का कॉल आता है। वो इसको बता रहा था कि आपको अपने कमरे के लिए भुगतान करना होगा, 1 महीना उसका है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको कमरा खाली करना होगा। साथ में यहाँ पर मिजू अपने बच्चों की बैंक की पासबुक भी देखती है और सोच रही थी कि क्या मुझे मेरे बच्चे येजिन और शोजिन के खाते से पैसे निकालने चाहिए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एंगसुन अपने बेटे कांगो को उसी जगह पर ले जा रही है जहाँ पर इसको पिछले एपिसोड में बताया गया था कि हमारे यहाँ पर जगह खाली है, आप अपने बेटे को यहाँ पर ला सकती हैं। साथ में यहाँ पर गाँव वाले इसको विदा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कांगो हमेशा के लिए नहीं जा रहा था, वह सिर्फ वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा था। बाद में देखते हैं कि कांगो यहाँ पर एक फिजिकल थेरेपी के अंदर है और एक आदमी इसको एक्सरसाइज करवा रहा था। इसकी माँ बाहर खड़ी हुई थी। बाद में एंगसुन यहाँ पर एक डॉक्टर से कह रही थी कि मुझे औषधि चाहिए, यह डॉक्टर कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ। बाद में एंगसुन यहाँ से चली जाती है और जब कांगो बाहर आता है तो देखता है कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है। बाद में अपनी माँ को चिल्लाता है और अपनी माँ को ढूंढते हुए आगे आता है और बाद में अपनी एंगसुन आती है और अपने बेटे से कह रही थी कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मेरी ओर देखो। एंगसुन यहाँ पर कांगो से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था
कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी तो तुम मुझे सुअर के फार्म के अंदर ढूंढना, अगर मैं वहाँ भी नहीं पाऊँ तो तुम मुझे आलू के खेत में ढूंढना, अगर मैं वहाँ भी नहीं हुई तो तुम मुझे स्नान घर में ढूंढना, और इनमें से अगर मैं किसी भी जगह पर नहीं मिली तो तुम मुझे फ़ोन करना। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? कांगू कहता कि हाँ, मैं कर पाऊंगा। साथ में यहाँ पर यंगसुन कांगू से कहती है कि मैं तुमको बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ताइसू डायरेक्टर सोंग के पास आया हुआ है और यहाँ पर डायरेक्टर सोंग ताइसू को एक वीडियो दिखा रहा था। इस वीडियो के अंदर गू नाम की पत्नी थी जो कि बता रही थी कि मुझे पता कि मेरे पति को पैसे दिए गए किसी को मारने के लिए, और बाद में मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, साथ में उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इस वीडियो के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि कह रहे थे कि वो सुसाइड नोट कहाँ पर है। गू नाम की पत्नी कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझसे सुसाइड नोट लेने की कोशिश की तो मैं सुसाइड नोट पुलिस को दे दूंगी। बाद में डायरेक्टर सोंग यहाँ पर ताइसू से कह रहा था कि उस दिन कांगो अपनी माँ से नाता तोड़कर आ गया था और वो गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे बताया गया कि वो सो गया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी अपनी माँ से नाता तोड़ने के बाद इतनी चैन से कैसे सो सकता है? मुझे लगता है कि शायद उसको किसी ने नींद की गोली दी होगी, और वैसे तुम्हारी बेटी साथ में ही थी और यह काम तुम्हारी बेटी ने किया है। लेकिन ताइसू यहाँ पर डायरेक्टर सोंग पर चिल्ला रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। डायरेक्टर सोंग कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। बाद में यहाँ पर ताइसू कहता है कि क्या तुम जानते हो कि 30 साल पहले क्या हुआ था? क्या तुम हाइसिक को जानते हो? लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर सोंग कहता है कि मैं हाइसिक को नहीं जानता। ताइसू कहता है कि हाइसिक कांगो का पिता था और मुझे पता चला कि कांगो ने मेरी बेटी को पकड़ लिया था, वो भी ड्रग्स के मामले में, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं मिला और बिना वजह उसको पकड़ लिया और फिर उसे पुलिस स्टेशन में ले गया। और बाद में मैंने इसकी जांच की और मुझे पता चला कि कांगो अपने पिता का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है ताकि वह मेरी बेटी के जरिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके। डायरेक्टर सोंग यहाँ पर मुस्कुराता और कहता है कि क्या मुझे पता नहीं होगा कि कांगो कौन है? मैं सब कुछ जानता हूँ। कांगो ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपा था। बाद में हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर सोंग के पोते ने कुछ गलत काम कर दिया था, लेकिन यहाँ पर कांगो ने डायरेक्टर सोंग के पोते की मदद की थी और बाद में हमें कोर्ट में दिखाया जाता है। और ये वही सीन होता है जो कि हमने एपिसोड 1 के लास्ट में देखा था, जहाँ पर कांगो केस लड़ रहा था, लेकिन उसने एक केस गलत तरीके से लड़ा था और उसने यहाँ पर एक निर्दोष आदमी को फंसा दिया था। बाद में यहाँ पर डायरेक्टर सोंग कांगो से मिल रहा था और उसको कह रहा था कि तुमने मेरे बेटे को बचाया है, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम मुझे बता देना, तुम बहुत ही अच्छे प्रोसिक्यूटर हो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी अच्छी परवरिश की है। वैसे तुम्हारे पिता कौन है? कांगो यहाँ पर कहता कि मेरे पिता की डेथ हो गई थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। डायरेक्टर सोंग कहता कि ऐसा क्या हुआ था? कांगो कहता कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारे खेतों में आग लग गई थी और इसी डर के कारण मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उस बात का जिक्र करना नहीं चाहता। मेरे पिता बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया और एक ऐसे बच्चे को छोड़ दिया जिसने जन्म ही नहीं लिया था। बाद में यहाँ पर डायरेक्टर सोंग कांगो को पैसे देता और कह रहा था कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम अब मेरे फैमिली मेम्बर हो। कांगो इसके लिए डायरेक्टर सोंग को धन्यवाद देता है। हालांकि हम यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट को देखते हैं जिनमें से एक डॉक्यूमेंट यंगसुन का होता है और साथ में एक डॉक्यूमेंट कांगो का होता है। यानी कि डायरेक्टर सोंग ने कांगो से मिलने से पहले उसकी सारी जन्म कुंडली निकाल ली थी कि वह कौन है और कहाँ पर रहता है और किसका बेटा है। बाद में यहाँ पर डायरेक्टर सोंग तेसू से कह रहा था कि हमारी तरह कांगो ने भी अपने हाथ गंदे किए हैं, मैं सिर्फ उसके टैलेंट का उपयोग करना चाहता हूँ और बाद में उसको छोड़ दूंगा। अगले सीन में यंगसुन और कांगो को दिखाया जाता है, साथ में यहाँ पर जोरी गांव के लोग भी होते हैं और यहाँ पर यंगसुन के पास एक कॉल आता है जहाँ इसे बताया जाता है कि आपको कल सियोल आना होगा। अगले सीन में यंगसुन सियोल जा रही थी, कांगो ने यहाँ पर अपनी माँ को पकड़ा हुआ है। यंगसुन कहती कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। कांगो कहता है कि आप कितने बजे तक आएंगी? यंगसुन यहाँ पर कहती है कि मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी। बाद में यंगसुन ऐसे जाती है और यंगसुन के जाने के बाद हम देखते हैं कि कांगो यहाँ पर घड़ी की ओर देख रहा था कि कब 5 बजेंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर येजिन और शोजिन आ जाते हैं जो कि इसको यहाँ से ले जा रहे थे। कांगो कहता है कि मुझे पढ़ना है, ये बता रहे थे कि हम तुम्हें एक्सरसाइज कराएंगे और बाद में ये कांगो को यहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अपने बेटे की उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो रहता था। वह यहाँ पर अपने बेटे के सामान को देख रही थी। उसी पता चलता है कि यहाँ पर एक पेंटिंग के पीछे मेरे बेटे ने कुछ सामान छिपाया हुआ है और बाद में वो इस सामान को अपनी गाड़ी के अंदर रख देती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो कांगो के ऑफिस के अंदर जाती है और यहाँ भी कांगो का कुछ सामान था उसे भी ले जाती है। साथ में अब एक पौधा भी होता है जो कि सूख गया था, उसे भी वह ले रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक महिला आती है जो कि यहाँ पर इन प्रोसिक्यूटर से कह रही थी कि कांगो कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है, उसने वो ग्रुप के साथ हाथ मिला है और मेरी बेटी सबूत है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसिक्यूटर कह रहे थे कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। बाद में यहाँ पर यंगसुन ने प्रोसिक्यूटर से पूछ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है, ये मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात क्यों कर रही है। प्रोसिक्यूटर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये सब चीजें तो चलती रहती है। बाद में यहाँ पर यंगसुन बाहर आती है जहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी, उसके हाथ में पोस्टर होता है जिसमें वो बता रही थी कि मैं कांगो से नफरत करती हूँ, वह उसकी निंदा कर रही थी। बाद में यंगसुन इस महिला के पास आती है और कह रही थी कि तुम मेरे बेटे के बारे में ये सब तुम क्यों कर रही हो। ये महिला कहती है कि क्या कांगो तुम्हारा बेटा है? अब वो बताती है कि मेरा एक बेटा था जो कि कभी मक्खी को भी नहीं मार सकता था, लेकिन कांगो ने उस पर झूठा आरोप लगाया, उसने अमीरों से पैसे लिए और मेरे बेटे को फंसा दिया। तुमने ऐसे बच्चे को जन्म क्यों दिया?
ऐसे बच्चे को तो मर जाना चाहिए। बाद में यंगसुन यहाँ पर पोस्टर को फाड़ती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास सबूत है कि मेरे बेटे ने पैसा लिया था, इसलिए तुम ये सब बातें करना बंद करो। अगले सीन में कांगो को दिखाया जाता है, साथ में यहाँ पर येजिन और शोजिन होती हैं, जहाँ कांगो से मैथ के सवाल जवाब कर रहे थे। साथ में यहाँ पर एक चोरी का सवाल आता है और कांगो यहाँ पर इस चोरी के सवाल को सुनकर अचानक से वो सब बोलने लगता है, जो कि वह कोर्ट के अंदर बोलता था। अचानक से उसको कुछ हो जाता है और बाद में फिर से नॉर्मल होता है। इसके बाद ये यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। बाद में कांगो इनको बता रहा था कि तुम बहुत ही अच्छा खेलते हो, तुमने क्या अपने पिता से सीखा। ये बता रहे थे कि तुम हमारे पिता के बारे में बात मत करना, हमारा पिता बहुत ही भयानक है और हमारी दादी तो उससे डरती है। कांगो कहता है कि भयानक का मतलब क्या होता है। ये कहते हैं कि भयानक का मतलब डरावना होता है। बाद में यहाँ पर कांगो भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह बॉल को जोर से हिट करता है और बॉल यहाँ से दूर चली जाती है। इसके बाद ये बच्चे से नाराज हो जाते हैं और बॉल को देखते हुए कि वह कहाँ पर गई। कांगो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है। लेकिन इन ट्विंस को इसकी चिंता नहीं थी, ये सिर्फ अपनी बॉल चाहते थे और बाद में ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अपने घर पर आ रही थी और इस बारे में सोच रही थी कि क्या सच में मेरे बेटे ने उन लोगों के साथ गलत काम किया है। तभी वो अचानक से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं इसके पीछे एक गाड़ी और आ रही थी और वह गाड़ी अचानक से यंगसुन की गाड़ी से टकरा जाती है। बाद में एक आदमी बाहर निकलता है और यंगसुन की वीडियो बनाता है। यंगसुन कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो। यह आदमी बताता है कि तुमने मेरी कार को टक्कर मारी है। साथ में आदमी कहता है कि तुमने मेरी गाड़ी को आगे से तोड़ दिया है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। यंगसुन कहती है कि मैं तुमको पैसा नहीं दूंगी, मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। लेकिन यह आदमी कहता है कि तुम पुलिस को क्यों बुलाओगी, क्या तुम जेल के अंदर जाना चाहती हो। हालांकि साथ में यह आदमी यहाँ पर लेक्चर भी झाड़ता है और कह रहा था कि तुम एक औरत हो, तुम गाड़ी क्यों चला रही हो, तुम्हें अपने घर पर रहना चाहिए और अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और उनके लिए खाना बनाना चाहिए और तुम्हारे पति को बाहर आकर गाड़ी चलानी चाहिए। लेकिन यंगसुन कहती है कि मेरा पति नहीं है और मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रही हूँ। बाद में यहाँ पर यंगसुन गाड़ी के पीछे जो कांगो का सामान था अब उसको देख रही थी। अगले सीन में देखते जहाँ पर यंगसुन अपने बेटे कांगो के साथ घर के अंदर होती है और कांगो यहाँ पर अपनी माँ को बोल रहा था, लेकिन यंगसुन यहाँ पर अपने बेटे को नोटिस नहीं कर रही थी। यंगसुन यहाँ पर उस रिश्वत के सामान को देखती है जो कि कांगो ने लिया था और बाद में यंगसुन कांगो को पीटने लगती है और फिर जोर जोर से रोने लगती और कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम जरूरतमंदों की मदद करना, लेकिन तुमने उन लोगों के साथ अन्याय क्यों किया। ये सब मेरी गलती है। मैं सिर्फ हमेशा तुमको पढ़ने के लिए कहती रही, तुमको बाहर नहीं निकलने दिया। मैं सिर्फ तुम्हें अमीर और शक्तिशाली बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें एक राक्षस बना दिया। यहाँ पर कांगो व्हीलचेयर से नीचे गिरता है और घिसटता हुआ अपनी माँ के पास जाता और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, लेकिन जो भी किया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और कैसी वजह से भगवान मुझे सजा दे रहे हैं, क्या मुझे कोई मौका नहीं मिला है। और बाद में यंगसुन अपने बेटे से कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है और इसके बाद वो अपने बेटे कांगो को गले लगाती है। बाद में वो अपने बेटे कांगो को सूअरों के फार्म के अंदर ले आती है, जहाँ कांगो बता रहा था कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। यंगसुन यहाँ पर अपने बेटे कांगो को सूअरों की कहानी बता रही है और यह कहानी वही होती है जो कि हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में सुनी थी। अगले सीन में मिजू को देखते हैं जो कि सैलून के अंदर है और वहाँ पर दूसरी महिला के लिए काम कर रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं आती है जो कि मिजू से कह रही थी कि हमें हमारे पैसे चाहिए। मिजू यहाँ पर कहती है कि मुझे थोड़ा समय और चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि मिजू सैमसिक से बात कर रही थी और उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करती है कि मुझे अपने सैलून से निकाल दिया गया है और साथ में मेरी दोस्त सनिंग ने मुझको धोखा दिया है। मिजू यहाँ पर सैमसिक से कहती है कि क्या मुझे गाँव के अंदर वापिस जाना चाहिए और वहाँ पर खेती करनी चाहिए। सैमसिक कहता है कि तुम गाँव के अंदर मत जाना, मैं यहाँ पर पैसा कमाऊंगा और तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। मिजू यहाँ पर कहती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। सैमसिक कहता है कि मैं यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया हूँ। हालांकि यहाँ पर सैमसिक झूठ बोलता है और बाद में वह अपने मुंह से मछली की आवाज़ निकालता है और मिजू को विश्वास हो जाता है कि यह मछली पकड़ने के लिए आया है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि सैमसिक यहाँ पर एक वेटर के रूप में एक जगह पर काम कर रहा है जहाँ वह लोगों को वाइन दे रहा था और ये सब मछली पकड़ने वाले लोग थे। अगले सीन में देखते जहाँ पर यंगसुन अपने बेटे से कह रही थी कि मैं सूअरों को चारा देने के लिए जा रही हूँ, तब तक के लिए तुम नाश्ता कर लो, टीवी देखो, अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे कॉल कर देना। कांगो कहता है ठीक है और बाद में यहाँ पर कांगो घर से बाहर आता है और अब वो उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर येजिन और शोजिन की बॉल गिरी हुई थी और वो इस बॉल को ढूंढने के लिए चला जाता है। साथ में वो यहाँ पर कुछ खेतों के बीच में भी आता है, वहाँ भी बॉल को ढूंढता है। दूसरी ओर यंगसुन अपने घर में आती है और देखती है कांगो यहाँ पर नहीं था। बाद में वो कांगो के पास कॉल करती है, लेकिन आगे चलकर देखती है कि उसका फोन तो यहाँ पर बज रहा है। कांगो ने अपना फोन यहाँ पर गिर दिया था। अब यहाँ पर रात भी हो जाती है। बाद में कांगो को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर है और वहाँ पर व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है। बाद में वो ऊपर देखता है, उसे पता चलता है कि गेंद तो ऊपर लटक गई है। इसके बाद वह किसी तरह गेंद को नीचे उतारता है और इसके बाद वह गेंद को देने के लिए येजिन और शोजिन घर के पास आता है। वहाँ पर इनके दरवाजे को पीट रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंदर से मिजू आ जाती है जो कि कांगो को देख रही थी और कांगो यहाँ पर मिजू को देख रहा था और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 4 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन में जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।